प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का सेशन काफी शानदार है। आप लोगों के डिमांड्स पर जो भी कंटेंट आप मांग रहे हैं, लगातार हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करें। वो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम की, हम पूरी दमखम से पूरी जी जान से आपके लिए कोशिश कर रहे हैं बच्चों, बेहतर हो सके, जितना ज्यादा हो सके बेहतर हम करने की पूरी कोशिश में। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको आज कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जिसको पढ़ करके आपको बहुत ही मजा आएगा। और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले वो क्वेश्चंस आज हम आपको कराने वाले हैं। आपको पता है आपका पैटर्न में ऑब्जेक्टिव जरूर है, इसलिए जितना सब्जेक्टिव पे फोकस उतना ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस पर फोकस। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहते हैं और श्योर है कि अगर आप सही लगाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत हुआ तो वो कट गया। पर सब्जेक्टिव में कुछ संभावनाएं ये रहती है कि आपने 4-5 लाइन का डेफिनेशन लिखा, 1 लाइन अगर गलत भी हुआ तो मान लीजिए 4 नंबर के क्वेश्चन है तो काट करके 2 नंबर जरूर मिल जाते हैं। पर ऑब्जेक्टिव में गलत तो गलत, सही तो सही, पूरे अंक मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को एक सुझाव दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव पे पूरा प्रैक्टिस करिए, पकड़ बनाइए। ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल आपका जो पैटर्न है वही पैटर्न चला आ रहा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस बनाना है। इस वीडियो का एंड तक अर्थात अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें हम बहुत ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो आपको हम कराने वाले हैं। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों। चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। साथियों सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैथोड किरणें क्या होती है। कैथोड रेज आर, जो कैथोड किरण होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है बच्चों। इस प्रकार से हम कैथोड किरण भी कहेंगे कि वो ऋण आविष्ट कण है, यानी कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी लगा देंगे, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें समूह है, यानी कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनी होती है, आपको पता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, तो दूसरा का सही जवाब क्या लगा देना है? ए हो जाएगा। आप भी हमारे साथ चैट सेक्शन में लगाती रहिए, ठीक है ना। आप भी हमारे साथ ये सारे क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है आप चैट सेक्शन में लगाते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों मॉडर्न फिजिक्स का, इससे पहले ऑप्टिक्स वगैरह का हम आपको करवा चुके हैं। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पता है एक बात, Q बराबर, एक सेकेंड, हाँ, Q बराबर NE होता है। आप जानते हो आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नंबर का मल्टीपल होता है, यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब 2.25 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता। जिस प्रकार से बिस्किट या तो 1 पैकेट होगा, नहीं तो 2 पैकेट होगा, 3 पैकेट होगा, 4 पैकेट होगा, 2.5 पैकेट तो बिस्कुट होता नहीं है, 3.5 पैकेट तो बिस्कुट होता नहीं है भाई। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी या तो 1, 2, 3, 4 यानी n गुना जो भी होगा। आप इसमें देख लो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात की जा रही है, आवेश की बात करी जा रही है। आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, ये होता है इसका आवेश। अब इसका 1 गुना या तो फिर 2 गुना, नहीं तो 3 गुना, नहीं तो 4 गुना, यानी कि n गुना होगा। अब देख लो, अगर हम इसको 16 मानते हैं कुछ देर के लिए, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो 32 यानी कि 3.2, 16 तिया 48, 4.8, ये सही है, 4.8 हम देख पा रहे हैं, 4.8। ठीक है, 16 5 के 80, ये भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये 3.4 कहीं से कोई संभावना है? नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा जो सही जवाब है, कि इसका अस्तित्व नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सब एग्जिस्ट करेंगे पर ये नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, किसी भी सतह से, धातु की सतह से जब वहां पे एनर्जी आता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव आप पढ़े हैं, और प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको यह बताया जाता है कि धातु की सतह पर फोटॉन्स आते हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है। तो उस समय जो ऊर्जा दी जाती है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए वो कार्यफलन कहलाता है।
यानी कि हम उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन कहेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहा जाता है कार्यफलन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको कार्यफलन कहते हैं, यानी कि वर्क फंक्शन। अगला 5वां नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि प्लांक स्थिरांक का मान क्या होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर एच न्यू। इसमें जो H है यही होता है बच्चों प्लांक कांस्टेंट। E एनर्जी हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। H का जो वैल्यू हो जाता है 6.626 गुना 10 के पावर में -34 और जूल सेकेंड। क्योंकि इसका जो यूनिट आएगा जूल और ये प्रति सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड अर्थात जूल सेकंड बन जाएगा। तो आप जूल सेकंड यूनिट वाला आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 6.626 गुना 10 के पावर में -34 यानी कि 34 हो जाएगा। ये 10 के पावर में है, ठीक है ना, 10 -34 नहीं पढ़ना है, 10 के पावर में -34 है। क्लियर है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर सवाल आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है किसको, आवेश, विभवांतर, धारा या ऊर्जा। ये कितना आसान सवाल है, इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट। अगर हम यहां से निकालें तो हम कैसे इस क्वेश्चन को समझते हैं कि E4 चार्ज हो गया, V4 वोल्ट हो गया, यानी कि ये चार्ज इनटू वोल्ट। ठीक है, अब चार्ज को आवेश कहते हो आप, Q इंटू V। तो ये किसके बराबर होता है भाई, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर W बट्टा में Q। आप जानते हैं ये फॉर्मूला, V बराबर W बट्टा में Q आप जानते हो। यहां से निकालोगे तो वर्क बराबर क्या निकल जाएगा, Q इंटू V, यानी Q इंटू V किसके बराबर हो रहा है, वर्क। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि कार्य जो होता है वो ऊर्जा का रूप होता है, यानी एनर्जी हो जाएगा, ये ऊर्जा को मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाए तो किसके लिए है, ऊर्जा के लिए है। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। क्लियर है ना। 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है बच्चों की, जितना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसकी जो ऊर्जा है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि आवृत्ति पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति अर्थात की फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 नंबर सवाल है, फोटोन की ऊर्जा। अभी हमने आपको बताया था E बराबर एच न्यू होता है, और एक चीज समझ लो, न्यू बराबर C बाई लेमडा भी होता है फॉर्मूला। न्यू बराबर क्या होता है, C बाई लेमडा। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो जाएगा कि H न्यू की जगह पे C बाई लेमडा। तो यहां पर देखो A और C दोनों, बच्चे यहां पे थोड़ी बहुत मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभी तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे साथियों, एच न्यू और एच सी बाई लेमडा दोनों हो जाएगा जब फॉर्मूला जैसा पूछे ऑब्जेक्टिव में आपको बताना है, यानी ए और सी दोनों, मैं दोनों की जानकारी के लिए ऐसा ऑप्शन लगा दिया हूं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसका न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। यानी कि किस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, यानी कार्यफलन किसका कम होगा, सोडियम का होता है। किसका हो जाएगा, सोडियम का। ये वैल्यू है, याद रखना पड़ेगा आपको। 10 नंबर सवाल है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ते हैं, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को पढ़ते हैं, तो उस परिस्थिति में आप प्रकाश को एक कण की तरह मानते हैं। किसकी तरह मानते हैं, कण की तरह। तो यहां पे कण यानी कि एज ए पार्टिकल उसको कंसिडर किया जाता है। 11 नंबर सवाल है, इनमें से कौन आवेश रहित है, कौन चार्जलेस है, किसमें आवेश नहीं है। तो भाई आपको पता है अल्फा कण पॉजिटिव होता है, अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बीटा कण निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, फोटोन चार्जलेस होता है। यानी कि फोटोन पे कोई आवेश नहीं होता है प्यारे साथियों। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, यानी कि फोटोन। फोटोन क्या होता है, चार्जलेस, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश इस पे नहीं होता है, याद रहेगा ना। आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल है, प्लैंक स्थिरांक की विमा, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। आइए देखते हैं। E बराबर एच न्यू होता है, H बराबर क्या हो जाएगा, E बटा में न्यू। E का हो जाता है ml2 t-2 और बट्टा में न्यू का हो जाता है t-1। इसको लेकर के चल जाइएगा ऊपर, तो ml2
टी माइनस टू प्लस वन हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, Ml2T माइनस वन, Ml2T माइनस वन, ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए, ये तो निकालने की चीज है बच्चों, आप आसानी से कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं। 13 नंबर सवाल है कि प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किसके के समानुपाती होती है? गतिज ऊर्जा, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो आवृत्ति के यानी कि फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। यहां पर देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो आपतित प्रकाश होती है उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि जो उसका दर होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ज्यादा निकलेगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है। लेकिन एनर्जी, उसका जो गतिज ऊर्जा है कि वो कितना तेजी से भागेगा, ये डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, मिलिकन की तेल बिंदु विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जाता है? मिलिकन का जो तेल बिंदु प्रयोग हुआ था बच्चों, वहां से आवेश निकाला जाता है, यानी कि चार्ज के बारे में पता चलता है। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जो चार्ज का वैल्यू दिया था, चार्ज के बारे में, तो आवेश हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर सवाल है, प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह आवृत्ति है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होता है। यानी कि दहली आवृत्ति अर्थात थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन केवल निकल जाए, केवल निकले। अब उसकी आप आवृत्ति और बढ़ाओगे तो वो थोड़ा भागेगा, लेकिन केवल उत्सर्जित होगा। ये सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं, किस पर? थ्रेशोल्ड आवृत्ति पर। यानी कि थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिस पर सतह से केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। उसे आप तेजी से भगाना चाहते हैं, गतिज ऊर्जा उसको देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रकाश आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पर वो बात डिपेंड करेगा। पर दहली आवृत्ति वह आवृत्ति होती है जिस पर सतह से इलेक्ट्रॉन केवल निकल सकता है, उत्सर्जित हो सकता है, तो ये मात्र उत्सर्जित हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डी ब्रॉगली ने। किसने किया था? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली वाला फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा बराबर एच बाई पी, लैम्डा बराबर एच बाई पी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लो, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए क्या जरूरी है? प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं, चाहे वो परावर्तन का हो, चाहे अपवर्तन का हो, चाहे विवर्तन का हो, चाहे व्यतिकरण का हो, चाहे ध्रुवण का हो, समझ रहे हो? यानी डिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो, पोलराइजेशन हो, इंटरफेरेंस हो, जो भी प्रकाश से संबंधित घटना है बच्चों, उन सबको जानने के लिए आपको दोनों चीजों को पढ़ना होगा। वेव थ्योरी को भी पढ़ना होगा और क्वांटम थ्योरी को भी पढ़ना होगा, अर्थात दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रकाश से जुड़ी सभी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए ये दोनों जरूरी है, यानी तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत। तो ऑप्शन सी कर लेंगे दोनों। 19 नंबर सवाल काफी इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों, पूछ रहे प्लैंक नियतांक की विमा क्या होगी? अच्छा, आपने तो अभी निकाला था Ml2T माइनस वन, ये तो आपको पता है, पर यहां पर तो ऐसे नहीं दिख रहा है। यहां पर कुछ राशि दे रखा है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा? प्लैंक नियतांक की जो विमा है वो किसके बराबर होगा? बल में समय से गुना करो, Mlt माइनस 2 बल का होता है। अब इनटू में समय लगाओगे तो टाइम, क्या Mlt गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। बल में दूरी से करोगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसको करके देखो तो बल का मतलब क्या हो गया? Mlt माइनस 2, दूरी मतलब L और समय मतलब T, तो L2 भी हो गया और T देखो -2 + 1 -1 ही हो गया। तो ये हो जाएगा सही जवाब, यानी कि ऑप्शन सी। तो वो काफी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, पर बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस वही समझना है कि इसका जो बीमा आता है वो ये वाला, वो किसके बराबर में आ रहा है, किसको कैलकुलेशन करने पे बराबर दे देगा। तो बल गुना में दूरी गुना में समय हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? आपको पता है लाइमन सीरीज जो होता है, लाइमन श्रेणी, वो यूवी भाग में पड़ता है यानी पराबैंगनी में। पामर श्रेणी आ जाता है विजिबल में यानी कि दृश्य में। इसके अलावा बाकी के जो भी आपको दिख रहा है, पास्चन हो, ब्रैकेट हो, फोन्ड हो, ये जो भी रहते हैं ये सब के सब इंफ्रारेड में चल जाते हैं। इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त भाग में चला जाता है। तो अपना जो पूछ रहा है कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो दृश्य में बामर श्रेणी आ जाएगा, बामर श्रेणी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, रिडबर्ग नियतांक का SI मात्रक प्रति मीटर होता है? इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत आसान वैल्यू है ये।
अगला सवाल है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, अगर आप निकालोगे तो मैं पहले बता दूं कि प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है यानी कि n बराबर 1 पर जो वेलोसिटी निकलेगा इलेक्ट्रॉन का उसको और बट्टा में 3 गुना 10 के पावर 8 वाला वैल्यू रख देना है। सॉल्व करोगे कैलकुलेटेड वैल्यू है 1 बट्टा में 137 आएगा, ऑप्शन बी। ये तो मैं बोलूंगा याद ही कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए ग्राउंड स्टेट में कोई भी परमाणु, हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में कब होता है? ग्राउंड स्टेट में रहने का मतलब कि वो लोवेस्ट एनर्जी में, सबसे कम एनर्जी में है तब ग्राउंड स्टेट हुआ। एक्साइटेड में तो जब एनर्जी वो गेन करे तब ना, लेकिन लोवेस्ट एनर्जी में सबसे निचला ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में रहेगा वो, तब जाकर के कहा जाएगा कि वो ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि ऊर्जा के सबसे निचले वाले स्तर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है जेड परमाणु संख्या वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट ऑफ एन एटम विद जेड एटॉमिक नंबर इज प्रोपोर्शनल टू। देखो आर वाला फॉर्मूला जो होता है बच्चों, आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एन स्क्वायर, सॉरी एन स्क्वायर नहीं, जेड स्क्वायर, आर बराबर जेड स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब इसको सही से लिखा हूं ऑर्डर में, नहीं तो एन स्क्वायर भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में पाई एम ई स्क्वायर, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस फॉर्मूला को देखो आप, बाकी चीजों को कांस्टेंट मानिए, तो आर किसके समानुपाती जा रहा है? जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को देखो बहुत आसान है, तो 24 का बी। अगला सवाल है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम थ्योरी दिया था? क्वांटम थ्योरी तो प्लैंक का ही पढ़ते हम लोग, तो प्लैंक हो जाएगा। ऑप्शन डी प्लैंक का क्वांटम थ्योरी, तो भाई प्लैंक ही दिया था ना। अगला सवाल है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। परमाणु का जो नाभिक होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन तीनों से तो मिलकर नहीं बना होता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में रहता है, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो कहां रहते हैं? नाभिक के अंदर। तो ऑप्शन डी लगा देंगे, ऑप्शन डी। 27 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? फंडामेंटल पार्टिकल कौन नहीं है? देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एन एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको छोड़ करके ये अल्फा पार्टिकल, ये फंडामेंटल नहीं होता है, ये मूल कण नहीं होता है परमाणु का, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्जलेस पार्टिकल? ये क्वेश्चन एक बार और आया था, इससे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस पता चलता है। ये फोटोन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। फोटोन चार्जलेस होता है, बाकी देखो अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है, पर फोटोन चार्जलेस, जीरो, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है इसके ऊपर। तो 28 नंबर का डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य, मतलब न्यूक्लियस मस्ट हैव, परमाणु के नाभिक में बहुत इंपॉर्टेंट है रहना, परमाणु के नाभिक में बहुत इंपॉर्टेंट है रहना, तो वो होगा प्रोटॉन। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं तो H11 में देखिए न्यूट्रॉन नहीं होता है, पर प्रोटॉन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन मतलब होना ही चाहिए, कभी किसी सिचुएशन में न्यूट्रॉन ना भी हो पर प्रोटॉन तो जरूर रहना चाहिए। मस्ट हैव की बात कर दिया तो प्रोटॉन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हो, आइसोटॉप्स की बात करते हो, H11 की बात करेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0 होता है, पर प्रोटॉन तो है ना, इस वजह से प्रोटॉन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 का फाइनली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि अल्फा कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, या विद्युत चुंबकीय विकिरण है, या हीलियम नाभिक है, या हाइड्रोजन का नाभिक है? ये हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पे डबल प्लस का चार्ज होता है, वहां से आप जरूर अनुमान लगा लीजिए कि वो हीलियम का ही नाभिक है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो इसका परमाणु भार में कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा रहे वैसे ही रहेगा, डज नॉट चेंज, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, नहीं बदलेगा। 31 का ऑप्शन ए। अगला सवाल है दो या दो से अधिक नाभिकों के सम्मिलन को क्या कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा नाभिक आपस में जुड़ता है तो संलयन, नाभिकीय संलयन कहलाएगा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं उसको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। प्यारे साथियों, आज आपने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और कई सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से याद होंगे। अगर नहीं याद है तो प्लीज याद कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मन लगा करके पढ़ाई करते रहो, और
ऐसे अभी कई सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, आपको ये सेशन मिलते रहेगा, आप सब जुड़कर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, मन लगा करके पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू, लव यू ऑल।